नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न विद राहुल एंड नेहा। तो गाइस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है। और उम्मीद करता हूं कि इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आपको पॉलिटी पढ़ने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हर एक चीज को हमें डीप में डिटेल में जाके पढ़ना होता है। और साथ ही साथ काफी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्वेश्चंस काफी कम है। तो दोस्तों, हम अगले साल के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अभी ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम है आपके पास, अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। ये एक मैराथन है, ये 100 मीटर रेस नहीं है कि मैं आपको आज 50 क्वेश्चन दे दूं और आप कल एग्जाम दे दो। साल भर पढ़ना है आपको, ठीक है, बहुत टाइम है, आराम से। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे पूरा पता है कि किस तरीके से, किस स्पीड से आपको एमसीक्यूज कराने हैं। बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उससे रिलेटेड आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब इस एक्ट ने भारत में अंग्रेजी रूल को, ब्रिटिश शासन को खत्म किया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो लास्ट था। फॉर्मली ऑफिशियली ब्रिटिश रूल वहां पे एंड हो गया और भारत आजाद हो गया, ठीक है। चलिए, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया ओनली। यहां पे ये लिखा हुआ है कि 1947 के एक्ट ने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजे रजवाड़े थे, उन्हें फ्रीडम दी थी कि या तो तुम पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो या तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे ओनली वर्ड जो है ना, इसने सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए थे। या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते थे, या वो इंडिया ज्वाइन कर सकते थे, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। 3 ऑप्शंस थे उनके पास। तो ये ओनली वर्ड जो यहां पे आ गया ना, दैट हैज मेड द सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स। It designated the Governor General of India and the provincial governors as the heads of the states. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे पूरी तरीके से करेक्ट है। लक्ष्मीकांत, चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओपन करो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पे जाओ और पूरे के पूरे प्रोविजंस को एक बार अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो गया इसका 1 एंड 3, दैट इज ए। सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। आगे चलते हैं गाइज, और जितने भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ये है रेफरल कोड RAHIAS। बिल्कुल भी ना भूलें, यूज दिस रेफरल कोड फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू चार्टर एक्ट 1833। 1833 के चार्टर एक्ट से रिलेटेड आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। An Indian was to appointed as a law member in the Governor General's Council. Governor General of India was the designation of the supreme authority. Governor of Bombay and Madras were to exercise legislative powers along with Governor General of Bengal. The commercial activities of the East India Company were to be abolished. So guys, Charter 1833 जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। काफी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस अगर आपने अटेंड की होगी तो सब बताते होंगे कि 1858 का एक्ट इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 1833 का चार्टर एक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 1833 के चार्टर एक्ट से क्या बदलाव हुए थे। ठीक है, क्या बदलाव हुए थे ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बदलाव ये हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, सो ये ध्यान रखो कि जो सुप्रीम अथॉरिटी थी उसका डेजिग्नेशन अब चेंज हो गया था। अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाने लगा था। सेकंड स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ चार्टर एक्ट 1833 के आने से ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो गई। यानी कि अंग्रेजों ने बोला, ब्रिटेन में बैठे हुए अंग्रेजों की सरकार ने बोला कि भैया अब तुम कमर्शियल एक्टिविटी बंद करो, अब तुम सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहोगे, कमर्शियल काम हम देख लेंगे, तुम्हारा काम अब एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रशासन, शासन चलाना है, रूल करना है। ठीक है, सो चौथा स्टेटमेंट भी यहां पे सही है। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से
जो सेंट्रलाइजेशन है, जिसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से वो सेंट्रलाइजेशन अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई। और वो कैसे पहुंच गई मैं आपको समझाता हूं। देखो, अभी तक क्या होता था कि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ये जो थे, ये सारे एक तरीके से अपने अपने कानून बनाते थे, सबके पास अपनी अपनी पावर्स थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट ने क्या किया? 1833 के चार्टर एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से उनकी लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि उनके कानून बनाने की पावर, लॉ मेकिंग पावर छीन ली। और यह बोल दिया गया कि भैया, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लेजिस्लेटिव पावर जो है वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी। बात खत्म। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था? अभी तक एक बंगाल का गवर्नर था, एक बॉम्बे का गवर्नर था, एक मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के पास अपनी लॉ बनाने की पावर थी, बॉम्बे वाले के पास अपनी पावर थी, मद्रास वाले के पास अपनी पावर थी, तीनों के पास अपनी अपनी पावर थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने बंगाल के गवर्नर को इनसे ऊपर कर दिया और बोला कि भैया, अब तुम्हारा नाम बंगाल का गवर्नर नहीं है, अब तुम्हारा नाम है इंडिया का गवर्नर। अब तुम इंडिया के गवर्नर कहलाओगे, अब तुम बंगाल के गवर्नर नहीं कहलाओगे। और साथ ही साथ इन दोनों की पावर्स छीन ली और वो पावर्स भी इसे दे दी। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का उल्टा हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन तब होता जब यहां से पावर छीन के यहां दी जाती, लेकिन यहां पे उल्टा हुआ। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर टू एक्सरसाइज पावर्स अलोंग, ये उल्टा लिखा हुआ है। सो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। An Indian was to be appointed as a law member in the Governor General's Council, ये स्टेटमेंट भी यहां पे फॉल्स है गाइस, क्योंकि किसी भारतीय को गवर्नर जनरल के काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से अपॉइंट किया गया था। यह ध्यान रखना, पहली बार किसी भी भारतीय को गवर्नर जनरल के काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर मॉर्ले मिंटो एक्ट में अपॉइंट किया गया था, ना कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो देखो, हर एक क्वेश्चन को डीप डिटेल में मैं समझा रहा हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, अपना प्यार दिखाओ, शो करो, ताकि मैं भी मुझे भी समझ में आए कि आपको मेरे एमसीक्यूज पसंद आ रहे हैं। और साथ ही साथ इन चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि और भी क्या क्या कोर्सेज मैं लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following statement about the Government of India Act 1919 is or are not correct? अच्छा, पिछले का आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आपसे इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, सो पहला इनकरेक्ट है और तीसरा इनकरेक्ट है, आंसर ए होगा। अगर करेक्ट पूछा होता तो आंसर बी होता। ये गलती भी बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, आपको नहीं करनी। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रिलेटेड आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, नॉट करेक्ट, यहां पे ये नॉट होगा, not correct. The act introduced bicameral legislature in 6 out of 11 provinces. Federal subjects were divided into reserved and transferred subjects. Increased the size of provincial legislative councils. So दोस्तों, 1935 का जो एक्ट था उसमें क्या हुआ था कि 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है, 1919 के एक्ट से नहीं है ये, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में जो डिवाइड किया गया था ये भी 1935 में था, तो ये भी गलत है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज इंक्रीज हुई थी, ये 1909 के एक्ट में हुई थी। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पे गलत हैं। 1919 के एक्ट से तीनों में से कोई भी चीज नहीं हुई थी। इनकरेक्ट आपको बताना है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था। पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं जरूर जाके देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, The Government of India Act 1935 envisaged a bicameral federal legislature. The Union Constitution Committee was set up by the Constituent Assembly under the chairmanship of Sardar Vallabh Bhai Patel. तो देखो, कल मैंने आपको जो एमसीक्यूज किए थे उसमें बताया था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर
कि शुरुआत 1935 के एक्ट से नहीं हुई है, इंट्रोड्यूस 1919 के एक्ट से हुई है। इंट्रोड्यूस जो है वो 1919 के एक्ट ने किया था, 1935 के एक्ट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लेकिन 1935 के एक्ट में बाइकैमरलिज्म जो है वो था, ठीक है, बाइकैमरलिज्म था। और साथ ही साथ फेडरल लेजिस्लेचर था। फेडरल लेजिस्लेचर क्यों था? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो 1935 में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो आज इंडिया में चल रही है ना, जिसमें एक सेंटर है और स्टेट्स हैं, उसी तरीके का सिस्टम बनाने की कोशिश की थी 1935 के एक्ट ने भी। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, तो जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। In 1863, SP Sinha became the first Indian to qualify for the Indian Civil Service. He became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council as a defense member. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई 1909 के एक्ट में 1909 के एक्ट में क्या हुआ था? 1909 के एक्ट में पहली बार किसी इंडियन को लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था वाइस रॉय के या फिर गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। सो लॉ मेंबर जो थे पहले वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डिफेंस मेंबर नहीं थे वो लॉ मेंबर थे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया ना। 1863 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्होंने क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्विस, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था, पहले भारतीय बने थे 1863 में, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ो, एक एक एक्ट को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पूरा एकदम रटा जाएगा और फिर बार बार जब आप आगे रिवाइज करोगे ना तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। साथ ही साथ इडियम्स एंड फ्रेसेस का वीडियो भी आ चुका है, तो वो भी आप जरूर देख लीजिए इसी चैनल में जाके। सी सेट में आपके बहुत काम आने वाली है ये सारी चीजें। जितने भी स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर सी सेट में कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज वैसेज सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप अपनी इंग्लिश पे, वोकैबुलरी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये जो भी चीजें मैं लेके आ रहा हूं, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं ये, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करके जुड़ जाइएगा और बने रहिए। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।